आज एक बार फिर से बंगाल में जमकर राजनीतिक हंगामा हुआ। आरोप प्रत्यारोप हुए। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। उन्होंने ममता की चंडीपाठ से लेकर गौ हत्या तक पर सवाल उठा दिए और इसके कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए। আপনারা শঙ্খ বাজান, আপনারা উলুধ্বনি দেন, কেউ বা আজানের ধ্বনি দেন, কেউ বা শিব মন্দিরে যান, কেউ বা দুর্গা মন্দিরে যান, কেউ বা কালী মন্দিরে যান। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করব আপনারা সবাই ভালো থাকুন। ওম সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা क्षमाधात्री সাহসদা নমস্তুতে। মাগো সকলের কল্যাণ করো। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, यह है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूँ। लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मजदूर के बचाने के लिए उसका जिम्मेदारी हमारा ऊपर है, हम इसको करते जाएंगे। हम रेल नहीं बंद करने देंगे, हम बीएसएनएल बंद करने नहीं देंगे, हम एयर इंडिया बंद करने नहीं देंगे, हम सेल नहीं बंद करने देंगे, हम कोल नहीं बंद करने देंगे, हम बैंक नहीं बंद करने देंगे, हम इंश्योरेंस नहीं बंद करने देंगे। हमको लड़ाई जारी है। पार्टी के जो कार्यकर्ता, जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था। और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। তাই ওরা জানে সবাইকে আটকাতে পারলেও ভয় দেখিয়ে, মমতা ব্যানার্জিকে ভয় দেখিয়ে আটকানো যাবে না, এটা ওরা ভালো জানে। এবং জানে বলে যত আঘাত আমার উপর আসে, মনে রাখবেন আজকে আবার ইলেকশন শুরু হয়েছে, ওদিকে হোম মিনিস্টারের ভাষণ শুরু হয়েছে। হোম মিনিস্টার দেশ চালাবে না হোম মিনিস্টার কলকাতায় বসে চক্রান্ত করছেন? কোথায় কাকে গ্রেফতার করা হবে, কোথায় কাকে মারা হবে, কোথায় এজেন্সিকে দিয়ে কার পেছনে লাগানো হবে। को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की गुंडागिर्दी का अड्डा नहीं बनने देना है और इसके लिए हमें एक बार फिर से अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के चंडी पाठ से लेकर राहुल गांधी के पूजा के तरीकों पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर शख्स को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा और ये बीजेपी का असर है, जिसके बाद राहुल और ममता ये सब कर रहे हैं।
ऐसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। ऐसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं, और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा, कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है, और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो। जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था, और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। यहां की अराजकता के खिलाफ लड़ते लड़ते जिन्होंने शहादत पाई है, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवारों से हैं। आप देख रहे होंगे मोनिका कुमार क्या उम्र है, इस उम्र में उसे विधवा बना दिया गया। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, राहुल गांधी पर जमकर बरसे, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ममता के राज में बंगाल तबाह हो गया, लेकिन इस बार बंगाल में बदलाव होगा, ममता को जाना होगा, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। मैं आपसे यकीन दिलाना चाहता हूं, आप केवल पश्चिम बंगाल में एक बार 5 वर्ष के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देखिए। किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि तोलाबाजी कर सके और कटबंदी ले सके। भाइयों, किसी भी मां के लाल की हिम्मत नहीं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार बन गई, भाजपा की सरकार आप लोग बढ़ा देंगे। मेरे भाइयों, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के पास किसी कोई हत्या नहीं करने पाएगा, उनकी हिंसा नहीं करने की जरूरत नहीं कर पाएगा। अब हाल में एक मीटिंग में गई थी, थोड़ी सी चोट लग गई। अब चोट लग गई तभी उन्होंने आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई है? मैं नहीं कह रहा, जांच एजेंसियों ने कहा है उन्हें पैर में भी चोट लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण चोट नहीं लगी है। चोट लगी है तो उनकी सुरक्षा में कमी थी और उनके कारण चोट लगी है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, पार्टी का नेता होने के नाते, यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी के ऊपर हाथ उठाएगा, हिंसा करेगा, उसे भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। बहनों भाई, और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, ममता दीदी, ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति करती है, देश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। हाथ चाहे जो भी, चाहे जैसे भी, हमारी सरकार बन जानी चाहिए।
और हमको शोषण करने का, भ्रष्टाचार करने का मौका मिलना चाहिए। यही आप सबकी नीयत रहती है। राजस्थान में फोन टैपिंग पर हंगामा बवाल हो गया। दिल्ली में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सीधा आरोप लगा दिया कि फोन टैपिंग मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। सरकार पर संकट के दौरान फोन टैपिंग विवाद एक बार फिर से पहले उछला था जब बीजेपी के कुछ नेताओं के फोन की रिकॉर्डिंग सामने आई थी। अब विधानसभा में एक जवाब में सरकार ने माना कि फोन टैप्स किए गए थे। हालांकि ये भी कहा कि किसी विधायक या मंत्री का फोन हमने टैप नहीं किया, सुरक्षा की दृष्टि से ही नियम कानूनी के तहत हमने फोन टैप किए। बीजेपी ने इस बात पर मुख्यमंत्री गहलोत का इस्तीफा मांगा। और टेलीग्राफ एक्ट का मिसयूज लगातार कांग्रेस सरकार बार बार बोल रही है, मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। और किस सरकार ने मिसयूज करा? उन्हीं की कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में बैठी है, उन्हीं ने मिसयूज करा और असेंबली के अंदर इसको स्वीकार करा। जब एक लिखित प्रश्न पूछा गया सरकार से, तो उन्होंने स्वीकार करा कि फोन टैपिंग हुई है। जबकि अगर आपको याद हो, जब सरकार गिरने की स्थिति थी, आंतरिक झगड़े हो रहे थे, तो उन्होंने यह कहा था कि अगर फोन टैपिंग हुई हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन आज लिखित रूप से वहां पर कांग्रेस सरकार ने इसको स्वीकारा है कि फोन टैपिंग का मामला हो रहा है। जो जनता की रक्षा कहां करेंगे? इनको कहां फुर्सत है जनता की रक्षा करने के लिए? दिल्ली सरकार के अधिकारों में कुछ कटौती को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र में भी विवाद हो गया। दावा ये कि नए एनसीटी एक्ट में उपराज्यपाल की शक्ति में काफी बढ़ोतरी होगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी यानी कि उपराज्यपाल होगा। तो चुनी हुई सरकार का क्या काम? डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सवाल किया कि अगर एलजी के पास ही सब शक्तियां होंगी तो दिल्ली में सरकार का क्या मतलब? दिल्ली सरकार ने दावा किया कि केंद्र ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रख दिया है। तो अधिकारों की लड़ाई में नए कानून के बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनीष ने कहा, चुनाव हारने पर बीजेपी दिल्ली में दखल के बहाने तलाश रही है और ये दिल्ली भी चलाना चाहती है। हमारे संवाददाता आशुतोष ने मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली से बातचीत की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। आगे क्या? हम ये सारा जो जंग था, जो दंगल था, वो पहले देख चुके हैं। आगे अब क्या होगा? केंद्र सरकार, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसके बाद भी किसी न किसी तरीके से कोशिश करती है कि उसको दिल्ली में दखल देने का, दिल्ली को चलाने का किसी न किसी तरह से बहाना ढूंढती रहती है, तरीके तलाशती रहती है। तो 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी, तो उन्होंने इसको शुरू किया एलजी के माध्यम से चलाने का। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाके कह दिया, भाई चुनी हुई सरकार ही सरकार है, किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार ही सरकार होगी। दिल्ली के मामलों में सरकार चुनी हुई सरकार ही होगी, लेकिन 3 विषयों पर इनको हक नहीं है कुछ डिसीजन लेने का, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। अब केंद्र सरकार फिर से ये ऑर्डर, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किनारे करके और संविधान को किनारे करके अब ये वापस एक कानून लेके आए जिसमें सरकार का मतलब होगा एलजी, और जो चुनी हुई सरकार है, मंत्री हैं, उनको सबको फाइलें भेजनी पड़ेंगी हर चीज के लिए। तो मतलब अब हमको मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं तो फाइल एलजी के पास जाएगी। आपको याद होगा पहले कितने झगड़े होते थे। सीसीटीवी लगाने हैं तो एलजी तय करेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी करनी है तो एलजी तय करेंगे, महिलाओं के लिए बस फ्री करनी है तो एलजी तय करेंगे, पानी फ्री देना है, बिजली फ्री देनी है तो एलजी तय करेंगे। तो हम हर चीज हमको एलजी के पास भेजनी पड़ेगी और सरकार का मतलब हो गया एलजी। जहां तक मुझे याद आता है, मई 2015 में जो गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन की आखिरी लाइन में भी यह लिखा था कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। अब बीजेपी ये दलील दे रही है कि 1993 के बाद से दिल्ली दरअसल चूंकि केंद्र शासित प्रदेश रहा है, इसलिए इसमें एलजी ही सर्वोपरि है और इसीलिए इस व्यवस्था के तहत अधिकारों का क्षेत्र साफ किया गया है। नहीं, अधिकारों का क्षेत्र नहीं साफ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो स्थिति क्लियर हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्लियर हो गया था कि 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे मामलों में चुनी हुई सरकार का फैसला अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्लियर लिख रखा है कि चुनी हुई सरकार को मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है एलजी से,
अब ये वापस लेके आ रहे हैं, नहीं आपको हर फाइल भेजनी पड़ेगी और सरकार का मतलब हो गया ये। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ साफ कहता है कि संविधान बहुत स्पष्ट है इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को ही व्याख्या किया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे मामलों में एलजी का कोई दखल नहीं होगा, एलजी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का काम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को लेकर एक नया खुलासा हुआ। पता चला कि सचिन वाजे जिस इमारत में रहा करता था उसके सीसीटीवी की सारी फुटेज क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का वाजे के साथ रियाज काजी ले चुका है। अब 3 दिन से एनआईए रियाज से सवाल कर रही है। एनआईए को रियाज का एक लेटर मिला जिसमें उसने वाजे की इमारत की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। तो ये एक और खुलासा हुआ है। सचिन वाजे और एंटीलिया केस में लगातार हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये मामला लगातार उलझता जा रहा है। मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। संजय राउत ने कहा कि अगर सचिन वाजे शिवसेना के साथ जुड़े थे तो क्या ये कोई गुनाह था? शिवसेना कोई बैन संगठन नहीं है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया है। संजय जी, जैसे ही आपके जो पुलिस ऑफिसर हैं सचिन वाजे, उनकी गिरफ्तारी हुई और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शिवसेना का आदमी था, टारगेट पे है शिवसेना। किस ढंग से पूरे मामले को देखते हैं? शिवसेना का आदमी था का मतलब क्या होता है? सरकार जो होती है वो सरकार होती है, चाहे पुलिस प्रशासन का आदमी हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, सरकार का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। लेकिन आप लोग बोलते हैं कि ये इस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है। सचिन वाजे का अगर आप नाम लेते हो तो मैं मानता हूँ कि उसका पुराना रिश्ता शिवसेना से रहा है। देखिए, युवा समय होते हैं, राजनीतिक दल के साथ लोग जुड़े होते हैं। आज भी है दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग, कभी आरएसएस के साथ जुड़े थे, कभी एबीवीपी के साथ जुड़े थे, लोग मूवमेंट में होते हैं ना। और अगर शिवसेना के साथ जुड़ा है तो कोई गुनाह होता है क्या? ये कोई बैन संगठन तो नहीं है ना कि सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऊपर बैन डाला है शिवसेना के ऊपर। उसके साथ जुड़े थे, वो एक सरकारी अधिकारी है, वो काम करता था पार्टी में, सरकार में। अब उससे कुछ गलती हुई है, अब वो सस्पेंड किया गया है, अब वो जेल में है। अब जो प्रोसेस है उसमें प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि शिवसेना बचाने की कोशिश कर रही थी। कि उद्धव साहब ठाकरे का भी बयान आया कि क्या ओसामा बिन लादेन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो देवेंद्र फडणवीस हो या दूसरे लोग, टारगेट किया जा रहा है कि शिवसेना बचा रही थी उसको। ये क्या होता है बचाना? हमारे देश में कानून से कोई बचता है क्या? कितना भी बड़ा आदमी हो, जिसने अपराध किया है तो कानून अपना काम करता है, कोई भी हो ना, कोई नहीं बचा है कानून से। ये देवेंद्र फडणवीस जी हो या बीजेपी के बड़े नेता हो, उनको समझना चाहिए ये देश आज भी कानून से चलता है और चलेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष पद को छोड़ने को मजबूर हुई रश्मि सामंत का मामला जब हमारे देश की संसद में रखा गया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया। जयशंकर ने विश्वास दिलाया कि अगर जरूरत पड़ी तो रश्मि के साथ हुए भेदभाव के मामले को ब्रिटेन के साथ हम उठाएंगे, बात करेंगे। कर्नाटक के उडुपी की ये वो लड़की है जिसके साथ भेदभाव के खिलाफ भारत की संसद में आवाज उठ रही है। नाम है रश्मि सामंत, उम्र 22 साल। 11 फरवरी को रश्मि ऑक्सफोर्ड छात्र संघ अध्यक्ष चुनी गई। वो पहली भारतीय महिला हैं जिसे ये उपलब्धि हासिल हुई। लेकिन सिर्फ 5 दिनों के भीतर अपने खिलाफ नस्लवादी अभियानों और साइबर प्रताड़ना के दबाव में रश्मि को ये पद छोड़ना पड़ा। ब्रिटेन में नस्लवाद का ये रूप भारत की संसद में जब रखा गया तो सरकार का जवाब आया कि हम भेदभाव को नजरअंदाज नहीं करेंगे। She was cyberbullied to the point that she had to resign. Even the Hindu religious beliefs of her parents were publicly attacked by a faculty member, and that also went unpunished. Chairman sir, if this happens at an institute like Oxford, what is the kind of message that goes out to the world? As the land of Mahatma Gandhi, we can never ever turn our eyes away from racism wherever it is, particularly so when it is in a country where we have such a large diaspora. As a friend of the UK, we also have concerns about its reputational impact. What I do want to say, sir, is that we have strong ties with the UK. We will take up such matters with great candor when required.
We will monitor these developments very, very closely. We will raise it when required. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चुनाव में रश्मि की जीत के बाद उसे निशाना बनाया गया। औजार बने रश्मि के ही कई साल पुराने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट। इनके आधार पर कैंपेन चला कि रश्मि नस्लवादी और यहूदी विरोधी हैं, जबकि रश्मि कहती हैं कि अगर उसके पोस्ट किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं तो उसे खेद है। लेकिन इन पुराने पोस्ट के आधार पर उसका आकलन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तब के हैं जब उसे मुद्दों की पूरी समझ भी नहीं थी। I ran on a platform of decolonization and inclusivity, and then moments after I won, there was absolute chaos. A few members in the student community started digging old social media posts, misinterpreted the captions to demonize me, and what followed was a very brutal social media trial along with consistent anonymous bullying, which happened through all of my social media platforms, including my university email ID. रश्मि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी जीत के बाद बने माहौल को हिंदू विरोधी एजेंडा बता रही हैं। Making various vile references like, we all know who must have funded her election, we all know who must have supported her, and that Oxford is not ready to have a Sanatani president. So all these baseless, nasty allegations were made about my religion, about my upbringing and background, just because my parents are Hindu and I'm Hindu. And this was something a faculty member did. Even the Hindu religion. रश्मि सामंत के खिलाफ भेदभाव का मसला भारत की संसद में ऐसे समय में गूंजा है जब ब्रिटेन का राज परिवार अपनी बहू मेगन मर्कल के बयान को लेकर भी कटघरे में है। So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. बीजेपी सांसद अश्वनी वैष्णव ने रश्मि सामंत के साथ हुए सलूक को संसद में उठाते हुए मेगन मर्कल के इस बयान को भी आधार बनाया है। उन्होंने ब्रिटेन में कोविड-19 से एशियाई लोगों की ज्यादा मौत की रिपोर्ट को भी भेदभाव का सबूत कहा। आज तक ब्यूरो।